भारत की समग्र सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह परम पूज्य स्वामी जी को हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और हमारे मध्य आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य स्वामी परमार देव जी और अन्य संतगण यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप में अवस्थित उस दिव्य शक्तियों को प्रणाम करता हूँ जिनकी प्रेरणा से आप राष्ट्र धर्म के और राष्ट्र की संस्कृति के संदर्भ में अपनी ऊर्जा को सन्निध किए हुए हैं। अभी पूज्य स्वामी परमार देव जी ने एक शब्द प्रयोग किया कि वैचारिक गुलामी से मुक्ति का अभियान है ये भारतीय शिक्षा बोर्ड। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये वैचारिक गुलामी क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रश्न उठाते हैं तो मूलतः आज का जो युवा है वो बिना तर्क प्रमाण युक्ति के किसी भी कथन को स्वीकार नहीं करता है। आप हम में से भी जो यहाँ युवा होंगे वो स्वाभाविक रूप से जब भी कोई बात उठती है तो उसका एक तथ्यान्वेषण करने की प्रवृत्ति जो होती है वह युवावस्था में और उससे भी ज्यादा बाल मन में होती है, बच्चों के मन में होती है। वो जानना चाहते हैं कि प्रत्येक जो भी घटना हो रही है या दृश्य है उसके पीछे के विहित कारण क्या है, और प्रश्न भी पूछता रहता है। आप देखते हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी, वरिष्ठ लोग भले झल्ला जाएं लेकिन वो प्रश्न पूछते रहते हैं, और कभी कभी जब हम उन बच्चों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो हम उसको टाल देते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी बच्चे प्रतिक्रिया स्वरूप, और छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल, अगर आप कहेंगे कि ये काम मत करो तो वो काम जरूर करते हैं। फिर आप कहते हैं वो दंड हो गया बच्चा, वो दंड नहीं है, वो उसकी जिज्ञासा, सेंस ऑफ इंक्वायरी, कार्य कारण सिद्धांतों की प्रक्रिया से किसी भी तथ्यान्वेषण की जो जन्मजात प्रवृत्ति है, जिसको अंग्रेजी में लोग अक्सर कहते हैं इट्स इनेट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इनेट प्रॉपर्टी है कि वो उसकी इंक्वायरी, सेंस ऑफ इंक्वायरी ही होगी। और अगर आप सोचिए, अगर हमारे ऋषि प्रज्ञाओं की यह जिज्ञासा और कार्य कारण से समझ विकसित करने की प्रवृत्ति नहीं रही होती तो क्या भारत की उस सांस्कृतिक संविधान, जो हमारा ऋग्वेद है, जो हमारे वैदिक वांग्मय है, वो आ पाते क्या? वो मात्र भावनात्मक आधार पर नहीं है, वो पूरी की पूरी उनकी जिज्ञासा की यात्रा है। चाहे वो चारों संहिता पक्ष को देखिए, चाहे प्रमुख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में से, चाहे आप आरण्यकों को देखिए जिसमें दर्शन का प्रादुर्भाव आत्म के प्रश्नों को लेकर खड़ा होता है, और उपनिषदों में जो उसका समाधान है देखिए, या इनके आधार पर 6 दर्शन जो है, 6 दर्शन, उसको पढ़िए। सबका निचोड़ क्या है, मुख्य केंद्र क्या है, मुख्य कारक तत्व क्या है? जिज्ञासा। जो जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता या उसको दबा देता है, उसका व्यक्तित्व कभी भी मुखरित रूप से, संगठित रूप से उभर नहीं सकता है। और ये जिज्ञासाएं जो उत्पन्न होती हैं और उस जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो एक वैचारिकी बनती है,
वही हमारे जीवन की संचालक शक्ति होती है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि विचार समस्त जिज्ञासाओं के समाधान की समूची ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा ही एक विचार का स्वरूप ग्रहण करती है। क्योंकि हम भी जो सोचते हैं, अगर कोई प्रश्न आपके सामने आए, हमारे सामने आए, तो हमारे पास उसका आधार क्या होता है? एक होता है आपका विचार, मुख्य आधार है वो। और विचार कैसे बनता है? आपके पास जो रिसीव्ड विजडम है, जो पहले से आपके पास अनुभव है, प्राप्त हुआ है विभिन्न स्रोतों से, और जो एक्रूड विजडम है, जो आपने स्वयं प्राप्त किया है, और ये है जो सांस्कृतिक प्रवाह में निरंतर सैकड़ों हजारों वर्षों से जो चली आ रही है धारा, वो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए एक रॉ मटेरियल इनपुट होती है अपने विचार के बनने के पहले। तो जो रिसीव्ड विजडम और एक्रूड विजडम, इन दोनों का जब एसिमिलेशन होता है, इनका जब सम्मिश्रण होता है, तो उससे आपका एक विजडम बनता है, वही आपका विचार है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए रिसीव्ड विजडम को, एक अंश को बिल्कुल खंडित कर दिया, रिसीव्ड विजडम का प्रवाह बंद हो गया, अचानक उसको समाप्त कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं ना कि संस्कृति से कट जाना, जड़ों से कट जाना। अगर वो रिसीव्ड विजडम शून्य हो गया, एब्रप्टली जोल्ट आ गया उसमें, तो एक्रूड विजडम कभी भी पूर्णतः आपके लिए कोई दृढ़ विचार के रूप में, जीवन की संचालिका शक्ति के रूप में नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी सांस्कृतिक समझ विकसित होना किसी भी जिज्ञासा के समाधान की पूर्व शर्त। इसको मैं थोड़ा व्याख्या करके बता रहा हूं कि विचार क्यों महत्वपूर्ण है। जब योग वशिष्ठ का नाम आप लोग, जैसे भगवत गीता का नाम तो सभी जानते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, उनके चाहे वो नैराश्य कहिए, उनकी एक असमंजस की स्थिति कहिए, अनिश्चितता की स्थिति कहिए, उसके समाधान के लिए पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणादायक एक उपदेश है, जो हमेशा आज भी शाश्वत रूप से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। लेकिन वहीं पर एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, उससे पहले का, जिसमें ठीक उल्टा है। यहां तो भगवान का अवतरण एक मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है। योग वशिष्ठ में बालराम वशिष्ठ से अपने जीवन को एक आदर्शतम स्वरूप में गढ़ने के लिए शिक्षा चाहते हैं, तो वशिष्ठ उनको बताते हैं। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से उन्होंने पूछा राम ने कि क्या आवश्यक है हमारे व्यक्तित्व गढ़ने के लिए, कौन कौन से घटक आवश्यक है? तो उन्होंने कहा कि 4 सोपान बहुत महत्वपूर्ण है: सत्संग, वासना त्याग, शम, अध्यात्म शास्त्र विचारणम, अपने समूची सांस्कृतिक यात्रा की समझ, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है जो, वो है विचार। क्योंकि विचार ही तुम्हारा मार्गनिर्देश करेगी राम। इसलिए पहले अपने विचार को सुव्यवस्थित रूप से गढ़ो। सारी गतिविधियों की संचालिका शक्ति है वो, प्राण शक्ति है वो। इसी तरह जब आदि शंकराचार्य से एक प्रबुद्ध व्यक्ति ने पूछा किम दीर्घ रोगो, कि सबसे बड़ा रोग क्या है, तो आदि शंकराचार्य ने कहा भव एव साधो, ये संसार ही अपने आप में सबसे बड़ा रोग है। तो उस
प्रबुद्ध व्यक्ति ने पूछा कि शंकराचार्य जी से कि किम औषधम तत्र, फिर इसकी औषधि क्या है? तो आदि शंकराचार्य ने कहा विचार एव साधो, इसकी औषधि एकमात्र है विचार। ये विचार ही है जो आपको संचालिका शक्ति के काम करती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे, और विचार कहां से प्राप्त होगा? शिक्षा व्यवस्था से। शैक्षणिक व्यवस्था ही विचार को गढ़ने की प्रक्रिया का शिल्पकार है। शिक्षा व्यवस्था ही विचार की शिल्पकार है। और अगर शिक्षा व्यवस्था में हमारी सांस्कृतिक यात्रा का ही लोप हो जाए, या समूचे हजारों वर्ष की हमारी जो एक कल्चरल कंटिन्यूटी है, जो सांस्कृतिक सातत्यता है, उसके प्रति एक हीन भावना पैदा कर दिया जाए और सुनियोजित रूप से किया जाए, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकें, मूल्यांकन पद्धति, जो प्रमुख अंग है शिक्षा व्यवस्था के, सब में ऐसा उसकी संरचना कर दी जाए कि किसी भी बाल मन में ही, उसके अवचेतन में ही अपनी देश की सांस्कृतिक यात्रा के प्रति एक हीन भावना विकसित हो जाए और किसी दूसरे भूभाग की किसी सांस्कृतिक चिंतन के प्रति एक महनीयता का, एक श्रेष्ठता की ग्रंथि का विकास हो जाए, तो क्या वह विचार उस देश की पीढ़ी को एक सम्यक अग्रसरित कर सकती है क्या? सम्यक दिशा में नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो अभी वैचारिक गुलामी शब्द प्रयोग कर रहे थे परमार देव महाराज जी, वैचारिक गुलामी को मैं इसलिए एक्सप्लेन, व्याख्यायित कर रहा हूं कि वैचारिक गुलामी है क्या। बहुत सारे लोग इसमें सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ एक स्लोगन है। स्लोगन नहीं है। अगर इसको दार्शनिक स्तर पर चिंतन कर, आपकी भी जिज्ञासा होगी कि क्या हम गुलाम हैं क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको सबको लग रहा होगा कि हम तो किसी के गुलाम नहीं। सबको लग रहा होगा कि हम किसी के गुलाम नहीं है। किसी से कह दीजिए कि आप वैचारिक गुलाम हो तो उसके थोड़ा अहम पर चोट लगने लगती है। लेकिन अगर खुद मंथन करो तो क्या आप देखो कि क्या आपने आत्मस्वरूप में हो क्या? क्या आपका जो स्व है उसके सभी समग्र रूपों में उसके सम्यक अस्तित्व का बोध है क्या? कि आप कौन है? मैं बहुत ही सामान्य भाषा में अगर इसको कहूं, दार्शनिक बातें हटा के, आज की पीढ़ी को देखिए, अगर हमारे बच्चे, हमारे युवा, वरिष्ठ लोग भी, स्वामी जी अक्सर महाराज जी बोलते रहते हैं शिविर में, उसी को मैं उदाहरण देके कह रहा हूं कि हमारी जो एक शरीर की जीभ है, ये क्या हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर बहुत सारे कंपनियों का वर्चस्व है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारी जीप तुम्हारी है कि डोमिनोज की है कि मैकडोनाल्ड की है, पिज्जा हट की है, मैगी की है, चॉकलेट कंपनियों की है? तुम कहते हो कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से पूछिए कि सबसे बड़ी मांग तो आपकी क्या है, तो रोटी से पहले भी कहेगा स्वतंत्रता चाहिए, मुझे लिबर्टी चाहिए। पाश्चात्य दर्शन भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। लिबर्टी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा दुख जो है वो परतंत्रता है। तो चाहिए सबको स्वतंत्रता, लेकिन ये स्वतंत्रता कैसे आएगी? इसकी भी कुंजी क्या है? विचार। अगर आपका विचार प्रभावित हो रहा है कारपोरेट कंपनियों के बिजनेस मॉडल के एडवर्टीजमेंट से, तो इसका मतलब आपका विचार घर के शुद्ध सात्विक खाने की अपेक्षा आपका विचार
उस सड़े गले पदार्थों के लिए अधिक आकर्षण पैदा कर रहा है। ये जीव नियंत्रित हो रही है आपके विचार से, जीव नहीं नियंत्रित कर रही है आपको, जीव हो रही है नियंत्रित। मैं इसको अभी उल्टा बोल रहा हूं, आप कह रहे थे ना कि आपके नियंत्रण में नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके ही नियंत्रण में है जीव, लेकिन आप अपने स्व के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि आपका अपना स्व आपने अभी सही ढंग से परिभाषित ही नहीं किया है, उसको आपने आभ्यंतरित ही नहीं किया है, उसकी अर्थान्वित ही सही नहीं कर पाए, अपने विचार का शिल्प ही ठीक से नहीं कर पाए। केंद्र तो आप ही कर रहे हैं, प्रभाव तो आप ही दे रहे हैं उसको, जीव को अनावश्यक गाली देते हैं, जीव आपसे ही गाइड हो रही है। जो दुनिया भर की सूचनाएं प्राप्त करते हैं ना, उन सूचनाओं के आधार पर आपकी जो बौद्धिक न्यूरॉन्स का जो सेल है, वो जो उसकी प्रोसेसिंग करता है, प्रसंस्करण करता है, उस सारी सूचना स्रोतों के आधार पर एक विचार आपका बनता है, और वो विचार ही आपको संचालित करता है पूरे जीवन भर। और ये विचार भी सबसे पहले कब बनता है, उसकी भी वैज्ञानिक व्याख्या है। मैं सिर्फ दार्शनिक बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो भौतिकी का भी विद्यार्थी हूं, फिजिक्स का, तो मैं बिना वैज्ञानिक प्रामाणिकता के किसी दार्शनिक बात को भी कहने में संकोच करता हूं, क्योंकि सिर्फ भावनात्मक आधार पर आज का युवा किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा, और हमें उनका विचार गढ़ना है। अगर हमें बताना है कि भारतीय संस्कृति महान है, तो उसका प्रश्न होगा क्यों महान है। अगर हम उसे बताना चाहेंगे कि भारत के ये सात्विक जो थाली है हमारी, दाल सब्जी और ताजगी बनी हुई और बाजरे मिलेट्स की रोटियां या दूध या मक्खन, जो भी, ये क्यों है, सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों मांस नहीं सर्वश्रेष्ठ है, क्यों मछली खाना हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि उससे तो मुझे आज दुनिया भर की रिसर्च आ रही है कि ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे अगर आप मांस नहीं खाते हैं तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको ओमेगा 3 और B12 भी नहीं बनेगा, विटामिन B12। तो इसमें भ्रमित हो जाते हैं लोग। लेकिन ये सारे शोध जो होते हैं ना, बहुत सारे शोध आजकल कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रोडक्ट की बिक्री के लिए कस्टमाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड शोध होते हैं, और उस पर फिर हमारे विचार बन जाते हैं। मांस बेचने वाली फैक्ट्री अलग एक बना देती है, चाय बेचने वाली फैक्ट्री रिसर्च करा देती है कि चाय पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल कट जाता है, और आप पढ़ लेते हैं, आपका विचार बन गया, और फिर आप चाय पे चाय पिए चले जा रहे हैं। जब कभी कॉफी की कंपनी को करने आता है तो कहेंगे कॉफी बीन्स पियोगे तो मोटापा कब हो जाएगा, तो आप कॉफी पीना शुरू कर देते हो। तो ये जो हमारी शरीर पर नियंत्रण शरीर का नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानता। आपकी इंद्रियां भी, बहुत लोग कहते हैं कि इंद्रियां आपके विचार को गढ़ती हैं, नहीं, इंद्रियां सूचनाएं मात्र देती हैं, और सूचनाएं मात्र देती हैं और अपनी इच्छाएं व्यक्त करती हैं, लेकिन उनके अनुसार चलना है, परिमार्जित करना है, कैसे जीवन जीना है, इसका केंद्रीय प्रधानमंत्री कौन है, विचार। आपका विचार है, वो तय करता है। और वो विचार सबसे अधिक कब बनता है, वो बनता है गर्भ से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक ही 99%, 99%। ये मैं बता रहा हूं, ये रिसर्च हमारा सिर्फ कथन नहीं है, ये आज के वर्तमान वैज्ञानिकों की विगत 30 वर्षों में किए गए अनेक बायोफिजिक्स की शोधों में है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है या ब्रह्मांड का कोई भी घटक है, वो ऊर्जा तरंगों का संघात है, ऊर्जा तरंग का संघात। जो भी हम सॉलिड भी दिख रहे हैं, चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो, चाहे हमारी शरीर हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे ग्रह उपग्रह कुछ भी हो,
अगर वो ठोस दिख रहे हैं संसार में, ब्रह्मांड में, तो उनका मूल स्वभाव तो ऊर्जा स्वरूप है, तरंग स्वरूप है। वो विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आकार दिखता है, ग्रहण कर लेते हैं, संघात है, कंसोलिडेट करती है जब ऊर्जा, तो वो स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वो कहते हैं कि जब हम बचपन में रहते हैं 4 वर्ष तक, तो उसको कहते हैं, ये जब उन्होंने साइंस से मिलान करके देखा ऊर्जा तरंगों से, तो जो बच्चे की 4 वर्ष की उम्र तक की जो ऊर्जा की जो ग्राफ था, उसका जो ऑसिलेशंस था, उसको उन्होंने कहा ये अल्फा पार्टिकल वेव है। क्या? अल्फा। 4 से 8 को कहा थीटा, और 8 से 12 को कहा बीटा, और 12 से 16 को कहा गामा, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता गया। अब वो कहते हैं कि जो अल्फा, थीटा, बीटा, गामा वेव्स, पार्टिकल वेव्स की जो संघात है, ये सबसे अधिक संवेदनशील होती है। इसकी जो सब्सेप्टिबिलिटी है, स्वीकार्यता है, ग्राह्यता है, वो सबसे अधिक होती है इस उम्र में। इस उम्र में आपने स्वामी जी के मुंह से भी सुना होगा आंकड़ा, उस रिसर्च के आधार पर ही स्वामी जी भी बोलते हैं, 1 सेकंड में 20 लाख सूचनाएं प्रोसेस करता है अल्फा, थीटा, बीटा, गामा पार्टिकल वेव। 1 सेकंड में कितना? पीछे वाले भी जरा बोलिए ताकि मुझे लगे जुड़े हुए हैं। 20 लाख सूचना रिसीव करता है और 20 लाख को प्रोसेस भी कर देता है, नॉट ओनली रिसीविंग। और जब 16 के ऊपर उठता है तो 1 सेकंड में मात्र 40 सूचना, मात्र 40। और जब उम्र और बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे शून्य स्थिति तक भी पहुंच जाती है, वृद्धावस्था की, अति वृद्धावस्था जिनकी होती है। तो आप सोचो कि अब सबकॉन्शियस का निर्माण 16 वर्ष तक होता है हमारे ब्रेन में, अवचेतन का, और उसका निर्माण जो 16 वर्ष तक होता है, उसमें जैसा हमारा व्यक्तित्व गढ़ गया, वो विचार हमारे एल्गोरिदम का हिस्सा हो जाता है, सॉफ्टवेयर का। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम बनते हैं ना कोडिंग के लिए, वो हमारे दिमाग में भी, हमारे मस्तिष्क में भी, हमारे चेतना के अवचेतन में वो एक एल्गोरिदम हमारा फिक्स हो जाता है। और जो एल्गोरिदम फिक्स होता है वही हमारी जीवन की नीति निर्धारक तत्व के रूप में क्षण प्रतिक्षण हमारे प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। हम उस समय सावधान नहीं रहते, लेकिन हमारे ऋषि सावधान थे। मैं अगर युवाओं से बात करता हूं तो कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि भारत महान था, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत हमारा देश है इसलिए महान था। हमारी जो ज्ञान परंपरा थी वो बहुत ही वैज्ञानिक थी। हमको तो कह दिया लोगों ने कि अंधविश्वासी हैं, जादू टोनों के देश हैं, मदारियों के देश हैं। ये हमारे अंदर हीन भावना पैदा करने के लिए 1835 का जो एजुकेशन एक्ट आया, उसमें जो भी कैरिकुलम सिलेबस डिफाइन हुआ, संरचित हुआ, उसमें जानबूझ करके ज्ञान परंपरा को हमारे हटा दिया गया। जो रखा गया उसको एक पिछड़े अंधविश्वासी पद्धति के रूप में प्रचारित किया गया, ताकि जो बच्चे का बाल मानस विद्यालय में पढ़े तो वहीं से उसके मन में एक वितृष्णा और घृणा और हीन भावना अपनी संस्कृति के प्रति पैदा हो जाए। उसका विचार ही अपनी मूल से जुड़ा ही ना हो, उसका विचार ही उधार की संस्कृति का हो, उसका विचार भी आयातित दर्शनों का पुंज हो, और उसके विचार में अपने प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना हो, तो कभी नेतृत्व की क्षमता हो सकती है क्या? जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाता है और अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र के स्वाभिमान के प्रति टूट जाता है, वो ज्ञान के नए सृजन भी नहीं कर सकता। इसको कहते हैं वैचारिक गुलामी। यह है वैचारिक गुलामी। और पॉलिटिकल स्वतंत्रता तो मिल गई, आज भी मिल गई, हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे दिया,
और आज एक बहुत महान दिवस है, 75 वर्ष पूरा हो रहा है हमारे संविधान को स्वीकार करने का।